दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ेंगे। इनका टाइम पीरियड 1817 से लेके 1898 के बीच में रहा है। सर सैयद अहमद खान महत्वपूर्ण मुस्लिम उद्धारक रहे हैं और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एज फार एज मुसलमानों को उजागर करने में या मुसलमानों में नई चेतना लाने में, तो ये मुसलमानों के मसीहा के रूप में उभर कर आते हैं। तो इनका जो जीवन परिचय है उसको देख लेते हैं। सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में दिल्ली में मुगल दरबार से जुड़े हुए एक सम्मानित परिवार में हुआ था। दूरदर्शी अहमद खान ने पतोन्मुख मुगल साम्राज्य से जुड़ने की बजाय 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क की नौकरी आरंभ कर दी थी। 1846 से 1854 तक वह दिल्ली के सदर अमीन रहे। 1857 की क्रांति के समय वो बिजनौर में पदस्थ रहे। अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति के परिणाम स्वरूप उन्हें 1869 में सितारे हिंद ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। 1888 में अंग्रेजों ने सर सैयद को नाइटहुड की उपाधि दी। आजीवन ब्रिटिश वफादारी के कारण ही 1898 में इनकी मृत्यु पर सर जॉन स्ट्रेची ने लिखा था कि यह एक ऐसे अंग्रेज अफसर का देहांतवास है जो एक दूर देश में साम्राज्य निर्माण में संलग्न था। ऐसी बातें ये करते हैं, तो हम इनके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? तो ऐसी बातें तो दादा भाई नौरोजी भी कर रहे थे। अंग्रेज हमारे मसीहा हैं, अंग्रेज राज अच्छा है, इसलिए इनके बारे में पढ़ेंगे जैसा उनके बारे में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि कोई भी थिंकर है, उसको पढ़ने का जो हमारा नजरिया है वो चश्मा के साथ नहीं पढ़ना चाहिए कि कोई चश्मा लगा लिया आपने कि ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होगा, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मणों के हित की ही बात करूंगा। ये बट ऑब्वियस होता है। कोई SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसके हित की ही बात करेगा। लेकिन समाज को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं आप भी कॉम्प्रोमाइज करें, कहीं ना कहीं मैं भी कॉम्प्रोमाइज करूं। क्यों? क्योंकि समाज ऐसे चल नहीं सकता है। हमने रॉल्स को पढ़ा है, हमने डॉर्किंस को पढ़ा है, हमने बहुत सारे ऐसे थिंकरों को देखा है कि समाज, जैसे अरस्तू को पढ़ा है कि क्रांतियां फिर हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है, दंगा फसाद में रहने से अच्छा है कि आप एक संतुलित समाज में रहें। तो यही बात है कि जो सर सैयद अहमद खान है, ये मुसलमानों के मसीहा कहे जाते हैं। आज मुसलमानों को इनके जैसे नेता की जरूरत है। ऐसे नेता की नहीं जो फतवा जारी करने की बात करे या जो मुसलमानों को डराए। ऐसे नेता की जरूरत है जो मुसलमानों के अंदर शिक्षा का प्रसार करे, जो उनको बताएं कि आपकी जो जरूरत है वो, आप जैसे हिंदुओं से लड़ने आपकी जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत है कि आप शिक्षा पर प्रसार करिए। आप अपने जो धर्म सुधार है उनको लाइए। जब आप अंदर से रिफॉर्म हो जाएंगे तो आप खुद इतना डेवलप हो जाएंगे कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपना हक मांगने की लिए। आप अपना हक ले लेंगे। बात यही है। तो चलिए इसमें देखते हैं। आप अंग्रेजों के प्रति समर्पण के कारण ही मोहम्मद अली जिन्ना ने सर सैयद अहमद खान के बारे में लिखा है कि वो राजभक्तों के भी राजभक्त थे। 1878 से 1882 4 वर्षों तक वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य रहे। 1887 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सर सैयद अहमद खान को लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया। सर सैयद अहमद खान एक समाज सुधारक, यथार्थवादी चिंतक व आधुनिक व वैज्ञानिक पाश्चात्य शिक्षा को समर्पित मुस्लिम दार्शनिक थे। हिंदू धर्म में पुनर्जागरण का जो कार्य राजा राम मोहन राय ने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था, वही कार्य मुसलमान समाज के लिए सर सैयद अहमद खान ने किया था। 19वीं सदी में मुस्लिम समाज व मुस्लिम धर्म व समाज व्यवस्था में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए 2 आंदोलन चले। एक वहाबी आंदोलन, दूसरा अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ अलीगढ़ जो आंदोलन था, इसका नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो सैयद अहमद बरेलवी द्वारा आरंभ किए गए वहाबी आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम धर्म के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखना तथा इसे यूरोपियन संस्कृति व संस्कारों से बचाना था। तो बेसिकली ये जो ओरिजिनल टीचिंग थी पैगंबर हजरत मोहम्मद की, उनकी बात किया करते थे कि मुस्लिम धर्म का जो मूल स्वरूप है, शरीयत है, उसकी आप उसकी तरफ आप बढ़ो, ना कि जो यूरोपीय संस्कृति है या संस्कार हैं उससे उस पे आप घुल मिल जाओ। इसके विपरीत सर सैयद अहमद खान द्वारा आरंभ किए गए अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम समाज को पुरातन अतार्किक धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं से मुक्त कर इस्लाम को पाश्चात्य शिक्षा व विज्ञान से जोड़ना तथा मुस्लिम वर्ग में पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। क्यों? क्योंकि शिक्षा से हम इनलाइटन होते हैं।
1923 के बाद तुर्की कितना प्रगति कर गया, जबकि एक मुस्लिम देश था। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, जब आपके अंदर नए-नए विचार आते हैं, तो आप इनोवेशन करते हैं, आप प्रगति करते हैं। अगर आप छोटी संकीर्ण विचारधाराओं में बहकर रह जाएँगे, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएँगे। गाँव में रहेंगे तो आप गाँव तक सीमित हो जाएँगे, आप शहर में आएँगे तो आप नए दृश्य देखेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी हमें जो हमको सीमित करने वाले विचार हैं या सीमित करने वाली जगह है, उनको छोड़ देना चाहिए। एक व्यक्ति बाहर रह के जितनी प्रगति कर लेता है, अपने घर में रहकर नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका दायरा छोटा हो जाता है। एक कुएँ का मेढक, मेढक ही रह जाता है। लेकिन जो समुद्र में जो मेढक रहता है, उसकी बात ही कुछ अलग रहती है। तो अपने धार्मिक विचारों में सर सैयद अहमद खान इस्लाम व ईसाई धर्मों में समन्वय बनाना चाहते तथा राजनीतिक विचारों में वो भारत में अंग्रेजी शासन को बनाए रखना चाहते थे। सर सैयद की कृतियाँ हैं आसार अस सनद, ये महान स्मारक है, 1842 में ये आई थी। इस पुस्तक में मध्ययुगीन दिल्ली से संबंधित प्राचीन वस्तुओं का दस्तावेजीकरण किया गया है। फिर असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद, कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट, 1858, यह पुस्तक 1857 की क्रांति के कारणों पर लिखी गई थी। असबाब-ए-बगावत-हिंद भारतीय विद्रोह के कारण का अंग्रेजी अनुवाद था। द कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट के नाम से सर ऑकलैंड काल्विन व कर्नल ग्राहम ने इसका अनुवाद किया था। तैयब उल कलाम, इस कृति में सर सैयद ने कुरान व बाइबल में समानता वाले मुद्दे लिपिबद्ध किए हैं। लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, अ सीरीज ऑफ एसे ऑन लाइफ ऑफ मोहम्मद, सिलसिलात उल मुल्क, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। तहजीबुल अखलाक, यह मासिक पत्रिका थी जिसका संबंध मुख्यतः समाज सुधार के विषयों से था। तो असबाब बगावत हिंद यानी कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये 1857 की क्रांति के कारणों पर लिखी गई उर्दू भाषा में लिखी गई पुस्तक है 1858 में। इस पुस्तक में सर सैयद ने 1857 के विद्रोह का मूल कारण भारतीयों को विधि निर्माण के कार्यों से दूर रखना, अंग्रेजों ने भारतीयों को विधि निर्माण के कार्यों से दूर कर दिया था। फिर 1857 का विद्रोह मुसलमानों द्वारा आयोजित षड्यंत्र नहीं था। बेसिकली ये अंग्रेजों को बताना चाहते थे कि मुसलमानों का षड्यंत्र नहीं था। अंग्रेज क्या क्या हुआ कि 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को पकड़ना स्टार्ट किया और पीटना स्टार्ट किया। बात ये है, तो इनको लगा कि इससे क्या होगा, जो हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका, उससे बेसिकली अंग्रेज चिढ़ गए थे कि उनको लग रहा था कि बहादुर शाह नेता है, तो बहादुर शाह या मुसलमानों ने ही इस क्रांति को आगे बढ़ाया। तो मुसलमान को वो रिमांड पे ले रहे थे, जिस पर जो दादा भाई सॉरी ये सर खान मोहम्मद खान है, मोहम्मद सैयद, ये इन्होंने पुस्तक लिखी और बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलतफहमी में हैं, अंग्रेजों ने ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुख्य दोषी मानते हुए इन्होंने कहा, सैयद ने बताया कि कंपनी की आक्रमणकारी नीतियां व अंग्रेज शासकों को भारत संस्कृति के प्रति अनभिज्ञता तथा शासक और जनता के मध्य संवादहीनता के कारण विद्रोह हुआ है। ये आपकी गलतियों का ही परिणाम है, मुसलमानों द्वारा आयोजित षड्यंत्र नहीं था ये। सर सैयद अहमद खान ने इस पुस्तक में खेद प्रकट किया है कि शासकों व प्रजाजनों के बीच संवाद का अभाव है। जनता के पास ब्रिटिश शासकों के अवांछनीय कानूनों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने का कोई साधन नहीं है। उनके पास अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का, शिकायत करने का कोई साधन नहीं है। अतः भारतीयों को विधान परिषदों में शामिल करना चाहिए आपको। शासकों व जनता के मध्य सहानुभूति व मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए जो समानता पर आधारित हो। उन्होंने ईसा मसीह को उद्धृत किया, तुम अन्य लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा कि तुम अपने से अपने साथ चाहते हो। तो तुम अन्य लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम उनसे अपने साथ चाहते हो। तो ये बेसिकली अंग्रेज को ही बता रहे थे कि आप भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार करिए जैसा आप चाहते हैं कि भारतीय आपके साथ करें। सर सैयद अहमद द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, तो अनुवाद संस्था है ट्रांसलेशन सोसाइटी, 1864 में बनी थी। इसका उद्देश्य था पाश्चात्य वैज्ञानिक ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद करना। फिर मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने इसकी नींव रखी थी। इसका उद्देश्य पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार करना था। यही कॉलेज बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तित हो गया। वर्तमान में यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह संस्थान उन्होंने 1869 में अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्रभावित होकर आरंभ किया था। मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1886 में होती है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन 1888 में बनता है। सर सैयद ने इसकी स्थापना वाराणसी के राजा शिव प्रसाद की सहायता से की थी। मोहम्मदन एंग्लो
इंडियन डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया 1893 में बुक आती है। पैट्रियाटिक व डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभाव को रोकना और मुसलमानों में ब्रिटिश राज के प्रति भक्ति को सुदृढ़ करना और अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक आंदोलनों को हतोत्साहित करना। क्यों? क्योंकि अंग्रेज मुसलमानों से जुड़े हुए थे। उनको लग रहा था, तो सैयद अहमद खान सोच रहे थे कि अब मुसलमान पहले अपना सुधार कर लें, फिर देश को सुधारेंगे। इनका मतलब मेन मानना ये था। सर सैयद धार्मिक और सामाजिक सुधारक के रूप में कैसे हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो सर सैयद पुराने पांडित्यवादी व धर्मशास्त्री ज्ञान के पुनरुत्थान के बजाय पाश्चात्य व आधुनिक ज्ञान के समर्थक थे। वे चाहते थे कि मुस्लिम वर्ग के विकास के लिए तथा मानसिक प्रबुद्धीकरण के लिए पश्चिम के वैज्ञानिक, तार्किक व बुद्धिवादी दर्शन को आधार बनाया जाए। वे कुरान व हदीस में वर्णित अतार्किक रूढ़ियों के खिलाफ थे। उन्होंने पर्दा प्रथा, दास प्रथा का विरोध किया तथा स्त्रियों की आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया। मुसलमानों की रूढ़िवादिता से मुक्त करने के लिए उन्होंने अलीगढ़ को केंद्र बनाकर पुनर्जागरण आंदोलन आरंभ किया। समाज सुधार के लिए आवश्यक वातावरण बनाने तथा उत्साह जागृत करने के लिए उन्होंने मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना तथा मासिक पत्रिका तहजीबुल अखलाक आरंभ किया। सर सैयद अहमद खान के राजनीतिक विचार तो लोकतांत्रिक व प्रतिनिधित्वपूर्ण शासन में विश्वास नहीं करते थे। तो सर सैयद अहमद खान को लोकप्रिय शासन में विश्वास नहीं था। स्टुअर्ट मिल की भांति वे मानते थे कि प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकमत बहुमतों के अत्याचार को बढ़ावा देता है, यानी टायरनी ऑफ मेजोरिटी को बढ़ावा देता है। अगर लोकप्रिय शासन की भारत में स्थापना होती है तो बहुसंख्यक हिंदू राजनीति में वोट बैंक के माध्यम से हावी हो जाएंगे तथा अल्पसंख्यक मुसलमानों के हितों का कुठाराघात करेंगे। लोकतंत्र के विरोध में लिखा है कि इस्लाम ने किसी गणतंत्रित प्रणाली की स्थापना नहीं की थी। फिर ये संसदीय सरकार की स्थापना का विरोध करते हैं। 1892 में ये लिखते हैं कि हम एक निरंकुश सरकार, संसदीय सरकार में इसके अतिरिक्त अन्य कोई अंतर नहीं देखते हैं कि संसदीय सरकार में बकबक व झकझक होती है। जो दल सत्ताधारी होता है वह अपनी नीति के अनुसार देश पर शासन करता है। निष्कर्षतः संसदीय शासन के प्रति भी उन्होंने बहुसंख्यक अत्याचारों का भय दिखाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया। सर सैयद अहमद खान ने आईएनसी का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बंगाली हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को कुचलने का प्रयास है। उन्होंने चेतावनी दी कि यद्यपि कांग्रेस संपूर्ण जनता के नाम पर देश का शासन चलाना चाहती है, लेकिन उसके शासन में मुसलमान अधिक दीनहीन व अधिक अधिकारविहीन हो जाएंगे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का समर्थन किया। तो सर सैयद राष्ट्रवाद और स्वशासन की बजाय ब्रिटिश राज के भक्त थे। उनका कहना था कि हमको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हम महारानी विक्टोरिया की आज्ञाकारी, निष्ठावान और सम्मानित प्रजा की तरह व्यवहार करें। लोक सेवाओं में मनोनयन पद्धति। तो सर सैयद ने 1887 के बाद जब सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हुई तो उन्होंने लोक सेवाओं में भर्ती की प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली की बजाय मनोनयन प्रणाली यानी नॉमिनेशन मेथड का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुस्लिम प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदुओं को टक्कर नहीं दे पाएंगे। धार्मिक समन्वयवादी से सांप्रदायिक राजनीति की ओर झुकाव। तो मुस्लिम नवजागरण का यह प्रणेता अपने शुरुआती सार्वजनिक जीवन में हिंदू मुस्लिम एकता का हिमायती था। सन 1883 में अपने दिए गए भाषण में सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि हमारा देश एक नवविवाहित वधू के समान है तथा हिंदू व मुस्लिम उसके दो सुंदर व मनमोहक नेत्र हैं। ये दोनों में परस्पर मेल मिलाप हो तो वधु सदैव सुंदर बनी रहेगी, किंतु यदि इन्होंने भिन्न दिशाओं में देखने का संकल्प कर लिया तो वधु निश्चित ही भोड़ी व अंधी हो जाएगी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद सर सैयद अहमद के विचारों में आमूल-चूल परिवर्तन आया और वो सांप्रदायिकता का बीजारोपण करने लगे। धार्मिक सद्भाव का यह समर्थक विद्वान जीवन के अंतिम दशकों में अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का मोहरा बन गया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के अंग्रेज प्रिंसिपल थियोडोर बैंक ने सैयद अहमद के विचारों व कार्यप्रणाली में सांप्रदायिकता का समावेशन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1893 में मोहम्मदन एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना भी थियोडोर बैंक के सहयोग से हुई थी। यह ब्रिटिश राजभक्ति की पराकाष्ठा ही थी कि सांप्रदायिक व प्रतिक्रियावादी बनने के साथ-साथ उन्होंने लोकतंत्र विरोधी व हिंदू विरोधी दृष्टिकोण अपना लिया। उनका कहना था यदि अंग्रेजी सेना भारत छोड़कर चली जाए तो हिंदू मुस्लिम इस देश में एक भी दिन शांति से नहीं रहेंगे। फिर भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का बीजारोपण करने वाले सर सैयद अहमद खान प्रथम व्यक्ति थे
यही बीजारोपण फिर मोहम्मद इकबाल व मोहम्मद अली जिन्ना की सरपरस्ती में फूलता गया और द्विराष्ट्र सिद्धांत के रूप में आगे परिणित हुआ। लोकतंत्र की बजाय अभिजात तंत्र ने एरिस्टोक्रेसी का समर्थन किया। तो एक प्रसिद्ध भारतीय मार्क्सवादी चिंतन एम.एन. रॉय अपनी पुस्तक इंडिया इन ट्रांजिशन में लिखते हैं कि जिन हिंदुओं ने प्रतिनिधि शासन व समाज सुधार के लिए आंदोलन आरंभ किया था, वे बुद्धिजीवी बुर्जुआ थे। इसके विपरीत अलीगढ़ में शिक्षा प्राप्त करने वाले, जिन पर अंग्रेजों ने अनुग्रह की दृष्टि की थी, भू अभिजात तंत्री वर्ग के लोग थे। एम.एन. रॉय के इस विचार में आंशिक सत्यता है। सर सैयद ने लोकतंत्र का विरोध इसलिए नहीं किया कि वे खेतिहर अभिजात तंत्री दृष्टिकोण के समर्थक थे, बल्कि बहुसंख्यक हिंदुओं का संख्या बल का डर उनके विचार के मूल में था।